नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एमए हिंदी 2020 एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर रैंक थर्ड होल्डर हमारे साथ हैं सर्वेश मिश्रा जी। सबसे पहले सर्वेश जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस इंटरव्यू में। बहुत सारे विषय पर चर्चा होगी। सबसे पहले सर्वेश जी का जो इंडेक्स था यानी एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स था वो था 324 यानी 324 इंडेक्स के साथ 324 मार्क्स के साथ इन्होंने अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे उत्तीर्ण किया। और बहुत सारी चर्चाएं होंगी किस प्रकार से इन्होंने तैयारी किया, किस प्रकार से कितनी तैयारी करनी पड़ी और क्या क्या पुस्तकें इन्होंने पढ़ा, किस प्रकार से पेपर पैटर्न रहा इस बार बीएचयू का, सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें लगातार बीएचयू से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सर्वेश जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने परिचय के रूप में सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें बताएं कि कहाँ से आपने स्नातक किया, इन सारी चीज़ों के विषय में परिचय दीजिए। विपुल, मैंने स्नातक कहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही किया है और इस बार मैंने एमए का भी एंट्रेंस दिया और 324 अंक के साथ मैं थर्ड रैंकिंग यहाँ हासिल की। और आगे भी पढ़ाई करने का यही विचार है मेरा। तो पढ़ाई के विषय में यही मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो एंट्रेंस निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैंने 3 साल जो बीए में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी पाठ्यक्रम में था तो मैंने उसका मोटे तौर पे एक नोट्स बनाया था, खुद का नोट्स, और अभी भी मेरे पास है। और मैं ज़्यादातर भरोसा खुद के नोट्स पर भी करता हूँ। पहले खुद का नोट्स मैंने पढ़ा और फिर संदर्भ पुस्तक के नाते मैंने एक गोविंद पांडे और एक पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी आती है तो मैंने उसका भी इस्तेमाल किया, थोड़ा बहुत उससे भी। अच्छा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आना था, क्योंकि एक छात्र के मन में जिज्ञासा होती है कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो क्या आपने पहले एक्सपेक्ट किया था कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है या फिर आपके मन में अभी जो संशय था वो बना हुआ था? बहुत स्वाभाविक है, किसी के भी मन में ऐसा संशय रहता है कि मैं किस रैंकिंग में रहूँगा। और सबसे बड़ी बात तो जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहे हों और फिर आप परा स्नातक के लिए एंट्रेंस दें तो एक मन में रहता है कि मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, तो एक प्रतिष्ठा लग जाती है आपकी कि आपके अंक अच्छे नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। तो हाँ, ये संशय था मेरे मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद थी कि ठीक ही होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं मैं आपको। एंट्रेंस एग्जाम को आपने थर्ड रैंक के साथ क्वालिफाई किया। तैयारियों के लेकर मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने तैयारी को कितना समय दिया? जैसा कि आपने बताया आपका स्नातक यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है, हाँ। तो आप स्नातक से ही पढ़ाई कर रहे थे, वो तो अलग विषय है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय कितना आपने दिया अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को लेकर? क्योंकि जो छात्र हैं स्नातक के यूजी कोर्सेज के वो प्रॉपर तरीके से सिविल की भी कुछ तैयारी करते रहते हैं, तो आपने क्या सिविल की भी तैयारियों के साथ जुड़े रहे या फिर डायरेक्ट आपने अपने एमए की ही तैयारी की? नहीं, सच्चाई तो ये है कि मैं सिविल की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं पाठ्यक्रम पढ़ रहा था। और हाँ, थोड़ा बहुत जैसे कि कुछ इंटरनेट का भी मैंने यूज़ किया है बीच में। थोड़ा पठ्येतर जो भी सामग्री मिलती थी पढ़ता था, कुछ पाठ्यक्रम से इतर भी, लेकिन फोकस मेरा पाठ्यक्रम पर रहता था। और जो बीएचयू का पाठ्यक्रम है ये बहुत ही संपुष्ट पाठ्यक्रम है। आप अगर इसको ठीक से पढ़ लेते हैं तो चाहे वो डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बीएचयू का पेपर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आप अगर डीयू और जेएनयू की अपेक्षा देखें, वही आपने जब बात किया ना अभी कि बीएचयू का पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद आप जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम, डीयू का, एयू का, ये सब एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा वही प्रश्न बन रहा था, मैंने सोचा कि आपसे प्रश्न करता हूँ कि किस प्रकार से सारे पेपर पैटर्न को किस प्रकार से देखा जाए, बीएचयू से कैसे वो अलग है या फिर कितनी समानताएं दिख रही हैं आपको? बहुत सारी समानताएं भी हैं और थोड़ी सी असमानताएं भी हैं और होनी भी चाहिए। क्या है, बीएचयू साहित्य के साथ साथ भाषा विज्ञान सम्मिलित व्याकरण पर ध्यान देता है। यानी आप देखें जितने प्रश्न पत्र मैंने देखे पिछले वर्षों के, तो देखने में ये आया कि भाषा विज्ञान व्याकरण के साथ साथ साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ एंट्रेंस में। यानी आप ये समझें कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि 120 प्रश्नों में 30 से 40 प्रश्न भाषा विज्ञान और व्याकरण से आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है। ये बीएचयू की खास बात है कि वो भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और साहित्य तीनों पर बराबर ध्यान देता है। इसकी अपेक्षा आप अगर डीयू या जेएनयू की बात करें साहित्य, तो हाँ, वहाँ साहित्य पर फोकस ज़्यादा रहता है और हमारे यहाँ तीनों पर फोकस रहता है। जितने ध्यान आप साहित्य पर देंगे, आप देंगे क्या, आपका पाठ्यक्रम ही ऐसा है
कि आप पढ़ेंगे तो आपका तीनों पर फोकस रहता है बराबर, इसलिए आपके लिए तीनों एंट्रेंस बहुत ही आसानी से। इस रेफरेंस से अगर हम देखें तो बीएचयू का पाठ्यक्रम बेहतर है बहुत ही किसी अदर यूनिवर्सिटी की तुलना में। हाँ, बहुत बेहतर। अच्छा, साहित्य को लेकर मतलब साहित्य जो आपका मैं कह रहा हूँ, जैसे पेपर जो 3 पार्ट में लगभग डिवाइड होता है, ऑफिशियली तो नहीं डिवाइड होता है लेकिन एक प्रकार से स्वाभाविक रूप से डिवाइड उसको माना जा सकता है। तो साहित्य को लेकर आपने किन पुस्तकों को प्रीफर किया और कहाँ से आपने पढ़ाई की? सबसे पहले जो मैंने पहले भी कहा कि खुद का नोट्स है मेरा 3 साल का, और फिर कुछ वस्तुनिष्ठ मैंने बताई, जैसे किताबी गोविंद पांडे, पुनीत राय। इसके साथ पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैंने टेलीग्राम भी ज्वाइन किया था, तो उसमें कुछ प्रश्नोत्तरी होती थी, वहाँ से भी मैंने सहयोग लिया है, और कुछ आपस के मित्रों से भी ऐसे वाद विवाद और संवाद से बातें भी कुछ निकलती है ना, बहुत सारे प्रश्न वहाँ भी हल हो जाते हैं। तो साहित्य के लिए मैंने खुद के नोट्स और मैंने बताया ना टेलीग्राम और वो वस्तुनिष्ठ 2-3 किताबें हैं, इनका सहारा लिया है। अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, आपने काव्यशास्त्र की बात किया कि बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में काव्यशास्त्र से भी काफी प्रश्न आते हैं। हाँ, काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र देखिए, दोनों को लेकर बात यह है कि ग्रेजुएशन स्तर पर काव्यशास्त्र आपको ज्यादा भारतीय पढ़ाया जाता है, पाश्चात्य रहता है पर उतना नहीं। मैंने एक तरीके से परिचयात्मक ज्ञान केवल होता है, तो इसलिए एमए के एंट्रेंस में, यहाँ के एंट्रेंस में भारतीय काव्यशास्त्र से ज्यादा प्रश्न आते हैं बनस्पत पाश्चात्य काव्यशास्त्र के। तो मैंने मेरा जो फोकस था वो भारतीय काव्यशास्त्र ज़्यादा था। अभी जो फिलहाल स्नातक कर रहे हैं छात्र जो कि एंट्रेंस एग्जाम अगले साल देने वाले हैं, तो उनको किस प्रकार से कुछ रणनीति के तौर पर बताना चाहेंगे कि कितने महीने अगर फोकस कर दिया मैं तो अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकता हूं? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर वो 3 साल ग्रेजुएशन ठीक से पढ़े हैं यहाँ पे, और खुद का नोट्स है उनका, और थोड़े बहुत इधर से मैंने कहा इंटरनेट का सहयोग ले रहे हैं, या कुछ वस्तुनिष्ठ किताबें पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ, ध्यान ये देना है कि हमें व्याकरण पर फोकस करना है, क्योंकि साहित्य में जो प्रश्न आपके सामने आया है दोबारा जब आएगा तभी आप कर पाएंगे। मान लीजिए कोई रचना आपसे पूछ ली, तो अगर आपने रचना कहीं पढ़ रखी है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप गलत कर देंगे। लेकिन व्याकरण ऐसा विषय है कि अगर आपको सिद्धांत नियम पता है तो आप करेंगे, तो उस शब्द के बजाय कोई दूसरा है, क्या फर्क पड़ता है, आप कर ले जाएंगे। तो आप भाषा विज्ञान और व्याकरण और काव्यशास्त्र पर फोकस करें। यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई एक रामबाण उपाय मैं कहूँ तो कोई रामबाण किताब ऐसी हो जिसके थ्रू कम से कम एंट्रेंस एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें बीएचयू के लिए? तो जो सभी लोग पढ़ते हैं, चूँकि और मुझे जानकारी नहीं है, आप गोविंद पांडे और पुनीत राय 2 किताबें कहूँगा। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और हाँ, पुनीत राय। बिल्कुल, उन्होंने संयुक्त रूप से लेखन कार्य किया है, और यहीं के वो छात्र भी रहे हैं, यहाँ से उन्होंने पीएचडी की है। ये सौभाग्य का विषय है कि उनकी ही लिखी हुई किताब हम तो पढ़ ही रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी पढ़ रहे हैं। हाँ, और सब पास भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो छात्र अभी फिलहाल मैं कहूँ कि अगर ग्रेजुएशन उन्होंने शुरू किया हो, स्नातक कोर्सेज में अभी पढ़ाई शुरू की हो, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो स्नातक की हिंदी में अगर उन्हें आगे जाना है, अगर उच्च शिक्षा में जाना है, तो किस प्रकार से वो तैयारी करें शुरू से ही? एक मैं कहूँ तो फाउंडेशन कैसे करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया विपुल, क्योंकि जो आज की हिंदी है, यानी अद्यतन समकाल की हिंदी, उसमें और आप जाएंगे, जब साहित्य पढ़ेंगे तो छायावाद, प्रगतिवाद और भक्तिकाल की भाषा में बहुत अंतर हो गया है। लेकिन हम लोगों को रखना क्या है, एक भाषाई सामंजस्य रखना है, क्योंकि हमें छायावाद को भी पढ़ना है जो भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है, माने एक उदात्त रूप और उसका चरम है भाषा का, उसके बाद भाषा का विकास नहीं है। तो हमें छायावाद को भी पढ़ना है और हमें सुधीश पचौरी साहब को भी पढ़ना है, मैंने इस समय को। तो भाषा पर अधिकार बहुत ज़रूरी है जो हिंदी से आगे बढ़ने वाले हैं, और उनके लिए एक मैंने अनुजों के लिए एक सुझाव अगर वो मानना चाहें तो उर्दू और संस्कृत पर भी वो ध्यान अगर दे सकें तो ये वो सोने पर सुहागा होगा, मैंने उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी आप जान ही रहे हैं संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, और उर्दू और हिंदी का जो संबंध है आप जान ही रहे हैं कि कैसे उपनिवेशवाद ने अलग कर दिया, जबकि हमारी थाती एक ही है, लेकिन अब अलग अलग नाम से हम जान रहे हैं उसको, हिंदी और उर्दू। तो हमें संयुक्त रूप से हिंदी या उर्दू क्या बल्कि हिंदुस्तानी पढ़ना ही चाहिए, हिंदुस्तानी पढ़ना है। तो जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, मैं उनके लिए नए छात्र हैं, उनसे ये कहूँगा कि आप तीनों भाषाओं की तरफ भागें,
लेकिन फोकस आपका हिंदी पर रहेगा। आप उर्दू से भी परहेज ना करें, उर्दू, संस्कृत और हिंदी जैसा आप तीनों लेकर हम चलें। देखते हैं जो भी मतलब अगर हिंदी के बड़े विद्वान हो, बड़े शायर हो, तो हम देखते हैं उनकी हिंदी भी मजबूत होती है काफ़ी, संस्कृत भी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर हर क्षेत्र में हम एक प्रकार से ऑलराउंडर की तरह से चलेंगे तो काफ़ी बेहतर विकास होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब एकांगी जब आप हो जाएंगे तो बहुत सारे क्षेत्रों में आपको असफलता मिल सकती है बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो अगर आपको उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना है तो आपको त्रिभाषी कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। साथ ही साथ जिसे हम आंग्ल भाषा अंग्रेजी कहते हैं उसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। बेहतर है, बिल्कुल। कोई भी नोटिफिकेशन आता है हिंदी का ही क्यों ना हो, वो अंग्रेजी में आता ग्लोबल है। जमाना है तो इस समय जरूरी बिल्कुल, जैसे कि भारत में हिंदी संपर्क भाषा है, वैसे ऑल ओवर दी वर्ल्ड अंग्रेजी संपर्क भाषा है। इसलिए हमें तीनों में एक और जोड़ना चाहिए, अंग्रेजी। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश का अपमान करके हिंदी का सम्मान हाँ, दिखाएं। बिल्कुल, इन चार भाषाओं पर हमें बराबर अधिकार करना चाहिए। ये करके आप हिंदी बेहतर कर पाएंगे। मेरी बात आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप हिंदी के छात्र हैं तो आप केवल हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो आप एकांगी हो रहे हैं। जी आप इंग्लिश का साहित्य पढ़ ले रहे हैं, आप हिंदी का पढ़ ले रहे हैं, आप मराठी का पढ़ ले रहे हैं, आप संस्कृत का पढ़ ले रहे हैं, उर्दू का। तो इससे क्या है, आप में एक एनालिटिकल व्यू बनेगा आपका, जी एक आलोचनात्मक दृष्टि आएगी। आप अपने साहित्य की तुलना भी कर सकेंगे, क्या अच्छी बातें हैं कितना और बेहतर हाँ कहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ये सब चीज़ें भी आप वहाँ से सीख सकते हैं। इसलिए इन भाषाओं का भी अध्ययन हिंदी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, और खासकर हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि सामान्य छात्र या फिर कहीं पर भी अगर आपको प्रीफर किया जाता है तो आचार्य शुक्ल के इतिहास को प्रीफर किया जाता है, और मैक्सिमम छात्र आचार्य शुक्ल के इतिहास को पढ़ते हैं। तो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कितना बेहतर है? शुक्ल तो वो आधार स्तंभ है इतिहास लेखन में, आप जान ही रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े इतिहासकार बाद में हुए हिंदी में, उस शुक्ल को पकड़ करके ही चल रहे हैं। कहने का मतलब पर नतमस्तक हो रहे हैं शुक्ल की तरफ, उसके बाद अपनी बात कह रहे हैं। तो अगर आलोचना भी करते हैं अपने इतिहास में तो शुक्ल के इतिहास को लेकर के ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सलाका पुरुष है हिंदी साहित्य में। बिल्कुल। तो एंट्रेंस हो या पीएचडी का एग्ज़ाम हो या सामान्य कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाते हैं। तो एंट्रेंस के लिए शुक्ल की किताब बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो प्रिस्क्राइब करूँगा। और मैंने पढ़ा भी है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत अच्छी किताब है। साथ ही साथ एक किताब और है, अगर साहित्य की बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो आप बच्चन सिंह को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बहुत अच्छी किताब है। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ने लगते हैं तो शायद हमें वो चीज़ें ऊपर ऊपर और एक प्रकार से वो बोरिंग समझ में आएंगी, थोड़े से शुक्ल जटिल है। बिल्कुल। हाँ, तो उसकी वजह से कठिनाई होगी, तो शायद आपका जो भटकाव हो सकता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल, चीज़ें। तो विश्वनाथ त्रिपाठी मुझे लगता है कि अगर आपको फाउंडेशन लेना है, एक प्रकार से शुरू करना है हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना, तो सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़िए। बिल्कुल उचित बात आपने कहा। अब मैं इंटरव्यू के अंतिम चरणों में जानना चाहूँगा कि आपका लक्ष्य, आपका टारगेट क्या है हिंदी को लेकर, या फिर आपके लाइफ का टारगेट क्या आपने सोचा है अपने विषय में? बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिसके प्रति मैं पूर्णतः समर्पित भी हूँ। मैंने भी सोच रखा है कि पीएचडी के बाद ऐसे ही किसी संस्थान में पढ़ाना जी अध्ययन अध्यापन का। हाँ, यही करना है। जी और पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है। जी। तो कोशिश यही है कि कहीं से शोध हो जाए, उसके बाद फिर ऐसे संस्थान में जा कर के शिक्षा जगत को कुछ करें। बहुत सारी शुभकामनाएं सर्वेश जी आपको कि आपने हिंदी एंट्रेंस एग्जाम का जो 3rd रैंक के साथ क्वालिफाई किया, और आपका जो लक्ष्य है उसके लिए भी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय में एक अध्यापक के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में आप जाएं, और ज़रूर बिल्कुल इतना बेहतर आपका अध्यापक के रूप में जाएंगे, ऐसी मेरी आशा भी है, पूर्ण विश्वास भी है। विपुल, तुम्हारे चैनल से एक बधाई भी देना चाहूँगा। जी जी। 2nd रैंकर हैं अपने MMB की। जी जी। रागिनी पांडे जी रागिनी। तो हाँ, अगर वो होती तो हम लोग उनके साथ भी बातचीत चर्चा करते। होती, हाँ, लेकिन अनुपस्थित हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई तुम भी दे सकते हो, क्योंकि 2nd रैंकर हैं। रागिनी जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत सारी शुभकामनाएं बीएचयू के सभी छात्रों को जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई किया है। हमारे यहाँ से बहुत जी बिल्कुल, बहुत सारे छात्र हैं, और आप जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे 2021 का, उन छात्रों को एक शुभकामना के रूप में अंतिम चरणों में क्या बताएं? बिल्कुल, जो मेरे अनुज अभी 2021 में MA का एंट्रेंस देने आएंगे, मैं उन सब के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो अधिकाधिक अंक प्राप्त करें और मेरे से अच्छी पोजीशन लाएं। यानी मैं तो 3rd आया, आप 2nd और 1st पे आए। बस यही शुभकामनाएं। धन्यवाद विपुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, हार्दिक शुभकामनाएं।